दोस्तों पूरे YouTube पर जब हम सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का जो हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में आज हिंदी की क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यूनिट 3 को नस्तो नाबूद कर देंगे। एक एक बात आपके माइंड में फिट करने का काम करेंगे। बताते हैं भाई कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों में आज की इस क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। और भैया आप एकदम राइट प्लेटफॉर्म पर हैं। ऐसा नहीं केवल हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करते हैं मात्र एक क्लास ला करके। बिल्कुल एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट हम करते हैं। छाती ठोक के ये दावा रहता है कि भाई आप मैच कर लेना अपना पूरा कंटेंट। भाई जब ऐसा दावा किया जाता है तो कंटेंट में कभी कमी नहीं हम छोड़ते हैं। चलते हैं क्लास को करते हैं स्टार्ट। बाद में बताना क्लास आपको लगी कैसी है। बातें हो गई खत्म। राधे राधे। सबसे पहले शॉर्ट प्रश्नों को हम कवर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। चलिएगा बात करेंगे पहले प्रश्न की। विद्यापति को आदिकालीन कवि क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छी बात है, फोकस बनाइएगा, नोट जरूर बनाते चलें। समझो बात। पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि जो विद्यापति जी हैं उनका जो लोकप्रिय नाम है वो क्या नाम है। तो भैया मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जानते हैं। मैथिल कोकिल या फिर अभिनव जयदेव के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे आंसर की। तो विद्यापति को आदिकालीन कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया, भक्ति और श्रृंगार रस के माध्यम से राधा कृष्ण प्रेम और आध्यात्मिक भावनाओं को प्रस्तुत किया है। उनका जो काल है वो 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक माना गया है और वे मैथिल साहित्य के प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इस बात को भी आप नकार नहीं सकते, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। छोटे से शब्दों में मैंने आपको बताया कि विद्यापति जी जो है इनका लोकप्रिय नाम मैथिल कोकिल या फिर अभिनव जयदेव है। साथ ही में इनने भक्ति और श्रृंगार रस के माध्यम से राधा कृष्ण प्रेम और आध्यात्मिक भावनाओं को प्रस्तुत किया है। 14 से लेकर 15वीं शताब्दी तक इनका काल जो है वो माना जाता है और मैथिल साहित्य के प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इतनी बात हमने कंप्लीट यहाँ पे की है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके माइंड में अच्छे से फिट भी हुई होगी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। राधा की वंदना में प्रमुख भाव कौन कौन से हैं? समझिएगा, राधा की वंदना में प्रमुख जो भाव हैं भक्ति है, प्रेम है और आत्मिक समर्पण देखने को मिलता है। अच्छा, यह पद राधा और कृष्ण के आदर्श प्रेम का प्रतीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना पड़ेगा। समझिएगा, देखो भाई, हमने जब आपसे बोला है कि एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट, तो भाई साहब इस भाई की गारंटी रहेगी और पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट छाती ठोक के अगर देने का दावा करते हैं तो भाई साहब कंटेंट से समझौता हम कभी नहीं करेंगे, न करते हैं। अभी तक 2 यूनिट को हमने कंप्लीट किया है इससे पहले की क्लासेस में, और आपके आने वाले टाइम में आपके एग्जाम से पहले सभी यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। 8 यूनिट कंप्लीट कर देंगे। भाई पे विश्वास रखना बस। ठीक है, चलिएगा बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। शॉर्ट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, आगे लॉन्ग भी हम बहुत धूमधाम तरीके से पढ़ेंगे, है ना। श्री कृष्ण प्रेम 35 पद का सार क्या है? भैया इस पद में राधा और कृष्ण के प्रेम को आदर्श और आध्यात्मिक प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रेम की गहराई और भक्ति के मूल्य जो है वो दर्शाए गए हैं। भाई साहब आज के समय पे सच्चा प्रेम किसे मिलता है? बताओ, मिलता है किसी को? किसी को नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिक्कत करती है। हो सकता है पहले तो लोग ही सच्चे नहीं हैं आज के टाइम पे, और हो सकता है अगर लोग सच्चे मिल भी जाएं, दोनों इंसान एक दूसरे को सच्चे मिल भी जाएं, तो घर वाले कास्ट की वजह से, धर्म की वजह से बहुत तरह तरह की चीज़ें, है ना, लेवल उसका कम है, उसका हाई है, उसकी समाज में इज्जत क्या हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें चलती है भाई मेरे। चलेंगे बात करेंगे चौथे प्रश्न की। गोरख बानी के रामसरी पद का उद्देश्य क्या है? भैया रामसरी पद भक्ति, साधना और आत्मिक उन्नति को प्रेरित करता है। इसमें ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त करने की बात कही गई है। बहुत सिंपल सी बात है और ये चीज़ भी आपको मैंने समझा दी है। भैया ओम नमः शिवाय एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपके माइंड में फिट भी हो रही होंगी। शॉर्ट प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है, अब लॉन्ग प्रश्नों को हम कवर करते हुए चलेंगे। देखिएगा, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है ना। समझेंगे एक बार। भाई आदिकालीन कवि, प्रश्न नंबर 1 है लॉन्ग प्रश्न का। आदिकालीन कवि विद्यापति के राधा कृष्ण प्रेम संबंधी जो पद हैं उनका विस्तृत विवेचना हमें उनकी करनी है। समझते हैं, उत्तर के साथ चलेंगे। एक सिंपल सी बात हम आपसे कहना चाहेंगे, भैया अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो यार वीडियो को लाइक कर दो ईमानदारी से। ठीक है, गुरु दक्षिणा आपकी ये हो जाएगी। ईमानदारी से यार लाइक कर दो क्लास को, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों तक। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि हम आपके हर सेमेस्टर में काम आने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि केवल हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी के साथ साथ अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और जितने भी आपके विषय हैं सभी को हम कंप्लीट करते हैं। एक क्लास में 1 यूनिट लाने का जो दावा करते हैं, तो भाई साहब कंटेंट में कतई भी हम समझौता नहीं करते हैं, दमदार कंटेंट अपना रहता है। चलेंगे कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिएगा कि भाई पूछा गया है, आदिकालीन जो कवि हैं विद्यापति जी, उनने राधा कृष्ण प्रेम संबंधी पदों का जो विस्तृत हमें इनकी विवेचना करनी है उसको हम जरा एक बार समझेंगे। देखिएगा, पहली हेडिंग लिखेंगे आप परिचय। विद्यापति मैथिल भाषा के आदिकालीन कवि हैं और उनके राधा कृष्ण प्रेम संबंधी भक्ति श्रृंगार रस का अद्भुत जो मिश्रण हमें देखने को मिलता है उनकी रचनाओं में। उनके पदों में प्रेम केवल भावनात्मक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य भी प्रदर्शित करता है। सिंपल सी बात यहाँ पर समझ में आती है कि प्रेम से क्या होता है, प्रेम हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और नैतिक मूल्य भी हमें प्रदान करता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। चलेंगे बात करेंगे राधा कृष्ण प्रेम का जो स्वरूप है। राधा और कृष्ण का प्रेम आदर्श और दिव्य है। ठीक है, प्रेम में समर्पण और भक्ति प्रमुख भाव हैं। तो ये स्वरूप आप हेडिंग लिख करके इन पॉइंट को लिखेंगे। एक है इसमें पदों में यह संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम आध्यात्मिक और उन्नति में सहायक होता है ना। तो सच्चा प्रेम क्या होता है, आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। साहित्यिक विशेषताओं को हम जरा एक बार कवर करते हैं कि सरल और भावपूर्ण भाषा जो सीधे हृदय को छूती है, काव्यात्मक छवि और प्रतीकवाद है ना। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। तो भैया इसमें क्या है, राधा कृष्ण के प्रेम को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश। इससे क्या मिलेगा, तो प्रेम और भक्ति के साथ नैतिक मूल्य भी जुड़े होने चाहिए। बताओ आज के टाइम पे क्या सच्चा प्रेम मिलता है किसी को। निष्कर्ष की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो विद्यापति के प्रेम संबंधी पद भारतीय साहित्य में भक्ति और आदर्श प्रेम का अमूल्य योगदान है। आज भी यह पद पाठकों और श्रोताओं को आध्यात्मिक आनंद और प्रेरणा प्रदान करते हैं। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय भैया लिखना है, सबको लिखना है, एक बार लिख दीजिए। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। गोरखनाथ की गोरखवाणी का साहित्यिक और धार्मिक महत्व आपको बताना है। सिंपल सी बात है। इसके बाद अमीर खुसरो को पढ़ेंगे और एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कहीं से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इस बात पर मेरे अपने भाई का विश्वास जरूर कीजिएगा। देखिएगा, अगर आप कहीं पर जाते हैं अपने रोग का इलाज भी कराने के लिए, अगर किसी वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बताओ भाई विश्वास उस पर करते कि नहीं। आप विश्वास करिएगा अपने इस भाई पे और आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगवाने का काम अपना है। ठीक है, आपके शिवम भाई का है। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे परिचय की। इस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। गोरखनाथ की जो गोरखवाणी में साधना, भक्ति और योग के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति पर जोर जो है वो दिया गया है। यह ग्रंथ धार्मिक और साहित्यिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल सी बात है। जरा साहित्यिक महत्व को अगर हम समझें, हेडिंग लिखिएगा साहित्यिक महत्व। भक्ति रस और साधना का सुंदर उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोक जीवन और धार्मिक अनुभव का चित्रण आपको देखने को मिल सकता है। पदों की सरल और संगीतमयी भाषा श्रोताओं के लिए बड़ी आकर्षक है। धार्मिक महत्व जरा हम समझते हैं। हेडिंग लिखिएगा धार्मिक महत्व। ध्यान और साधना के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, हो सकती नहीं है, होती ही है। जीवन में नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों का संदेश जो है बहुत जरूरी है और साधकों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है ना। ये धार्मिक महत्व यहाँ पे हो जाएगा इनका, गोरखवाणी का। निष्कर्ष यहाँ से क्या निकलेगा कि भाई गोरखवाणी न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य है और आज भी भक्त और विद्वान दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। देखिएगा, अमीर खुसरो के गीत पदों की विशेषताएं और योगदान विस्तृत स्वरूप समझाइए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि फला यूनिवर्सिटी के लिए है, फला यूनिवर्सिटी के लिए है। भाई सबके लिए है, परेशान ना होना, है ना। एक बार आप सिलेबस अपना मैच कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम परिवार से अगर जुड़ जाते हैं तो मैं आपको सिलेबस देता हूँ, वहाँ आप मैच करिएगा और सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताता भी हूँ। जो बात मुझे कहनी रहती है, जो पोस्ट डालनी रहती है, तो वो सीधे सीधी बात कहाँ पे पहुँचती है, तो भैया टेलीग्राम के जरिए आप तक पहुँचती है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अमीर खुसरो के गीत पदों की विशेषताएं और योगदान को विस्तृत स्वरूप हमें समझना है। परिचय हम जरा एक बार क्लियर करेंगे यहाँ पे। अमीर खुसरो ने हिंदी और उर्दू साहित्य में भक्ति, प्रेम और सामाजिक संदेशों को सरल और संगीतपूर्ण भाषा में क्या है प्रस्तुत किया।
अच्छा, मुख्य विशेषताएं जो हैं उनको हम जरा समझते हैं। हेडिंग लिखिएगा, मुख्य विशेषताएं भक्ति और प्रेम का मिश्रण। पहली हेडिंग यहाँ पे पड़ेगी इस पॉइंट में। तो गीत पदों में आध्यात्मिक और भावनाओं का संदेश देते हैं अमीर खुसरो साहब। सरल और संगीत में इनकी भाषा है, बहुत सरल भाषा का यूज इन्होंने किया है, पाठक और श्रोता आसानी से जिसको समझ सकते हैं। अच्छा, सामाजिक चेतना पर भी इनकी जो है रचनाएं देखने को मिलती हैं। सामाजिक चेतना पर इन्होंने अपनी रचनाओं में जोर दिया, मानवता पर जोर देते हैं, समाज में नैतिक और मूल्यपरक संदेश इनकी रचनाओं से मिलता है। संगीत और ताल की अगर बात करें तो गीत पदों का संगीत प्रिय स्वरूप देखने को इनको मिलता है। अच्छा, साहित्य के योगदान पर अगर हम जरा प्रकाश डालें, नजर डालें, तो हिंदी उर्दू काव्य में नवाचार खूब इनको देखने को मिला है। यहाँ पे लोक संगीत और भक्ति काव्य को लोकप्रिय बनाना मुझे लगता है कि इनकी प्राथमिकता रही है, और सामाजिक और धार्मिक जागरूकता का प्रसार करना। तो ये चीज़ों को आप चाहें तो बहुत अच्छे से लिख लें अपनी कॉपी में। और जो पिछली 2 यूनिट नहीं देखी हैं तो भैया देख लो, और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तब तक हो सकता है सारी यूनिट आ चुकी होंगी, क्योंकि यूनिट ही कितनी है, 8 यूनिट है। तो एक क्लास में मुझे 1 यूनिट को कंप्लीट भी करना है, तो 8 वीडियो दे करके आपके एक विषय को बढ़ा देते हैं। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में अपने दोस्तों को बताइएगा जरूर कि भाई परेशान कहीं मत हो, कहीं मत भागो। एक अपना परिवार, केवल जुड़ जाओ एक परिवार से, एमएस शिवम, जहां सब कुछ कंप्लीट होता है, एक साथ कंप्लीट होता है। पूरे भारत में नंबर 1 बना के छोड़ेंगे, और कंटेंट की दम पर और आपके प्यार और साथ की दम पर छाती ठोक के ये दावा करते हैं सर। निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे अगर, तो अमीर खुसरो के गीत पद भारतीय साहित्य और संगीत में अमूल्य योगदान है। ये पद आज भी भक्ति, प्रेम और मानवता का संदेश देते हैं। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो भैया लिख दो, और जुड़ जाओ अपने परिवार एमएस शिवम से। आज हमने क्या किया, यूनिट 3 को हिंदी काव्य की कंप्लीट कर दिया है, बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में। मुझे लगता है कि एक एक बात को आपके माइंड में मैं फिट कर पाया हूँगा, और आपके माइंड में एक एक बात फिट भी हुई होगी, है ना। अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगा हो तो रोक रोक करके चीज़ों को दोबारा से कर लें। और बाकी समाजशास्त्र को मैंने कंप्लीट किया था एक मात्र 20 मिनट की वीडियो में, यूनिट 2 भी कंप्लीट की थी। इसी तरह हिंदी साहित्य की जो 2 यूनिट कंप्लीट की है, एक एक थंबनेल मैंने यहाँ पे लिया है, बाकी आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। राजनीति विज्ञान की शायद 5 यूनिट कंप्लीट हो गई आज तक, जब मैं ये वीडियो आपको डाल रहा हूँ, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तब की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है बाद में अगर आप ये क्लास देखेंगे तब तक आ चुकी होंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आपको विजिट करना मुझे लगता है ज़रूरी है। और पहले भी जनरल साइंस, चाहे आपका मेजर माइनर, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन है, भोजन पोषण एवं स्वच्छता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया, बहुत सारे एनसीसी वगैरह सबकी मैं क्लास देता हूँ। तो परेशान कोई भी बच्चा कतई होगा ही नहीं, है ना। सब चीज़ें मेजर माइनर सबको पढ़ाते हैं, और एक बेहतरीन अंदाज में भी पढ़ाते हैं भैया। चलेंगे यहाँ पे भाई, समाजशास्त्र को मैंने कंप्लीट किया था, इसकी भी देख लें क्लासेस। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र अगर किसी बच्चे का विषय है तो भाई इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। 3 यूनिट हमने कंप्लीट की है, और आप बताओ कमेंट में क्लास लगी कैसी है, बताओ दमदार क्लास है कि नहीं है। और नेक्स्ट जो वीडियो है आप किस सब्जेक्ट का देखना पसंद करेंगे, जल्दी से बता दो एक बार, क्योंकि आपके परीक्षा फॉर्म मुझे लगता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गए होंगे। और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर डेट आ भी चुकी है। तो भैया जुड़ जाओ, पढ़ लो अब अच्छे से, है ना। टाइम क्योंकि कम बचा हुआ है। एक बार मार्कशीट बनती है, क्योंकि मार्कशीट जो है वो बार बार नहीं बनती है ना। बार बार देख के आप खुद को मायूस करेंगे कि भाई मैं पढ़ नहीं पाया। तो भाई 10 मिनट 15 मिनट अगर नहीं है एक क्लास के लिए आपके पास, आप पूरी भी विषय अगर कंप्लीट करना चाहेंगे तो 1-1.25 घंटे में मुझे लगता है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। लास्ट में आपको मैराथन देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जुड़ जाना, बस विश्वास रखना अपने इस भाई पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमेंट में हर हर महादेव लिखे बिना वीडियो को मत एंड करना, लिखना एक बार हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।